सबसे पहली चीज दे रखी है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि पहले 3 लाख था, अब 3,50,000 हो गया। तो बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने इक्विटी शेयर इशू करे होंगे। तो ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इक्विटी शेयर का इशू करना। शॉर्ट फॉर्म में बता दो मुझे, ओ आई या एफ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो यहां पे इक्विटी शेयर देखो, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, और क्योंकि शेयर इशू करने से पैसा आता है तो इसलिए ये अमाउंट जो है पॉजिटिव दिखाई जाएगी, 50,000। 50,000 पॉजिटिव। नेक्स्ट चीज है रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, इसलिए हम इसकी अमाउंट नोट नंबर 1 से देखेंगे। नोट नंबर 1 में क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा है जनरल रिजर्व, जो पिछले दोनों क्वेश्चन में नहीं आया था। जनरल रिजर्व पिछली बार 20,000 था, इस बार 30,000 हो गया, बढ़ गया। जनरल रिजर्व में बढ़ने का कारण यह है कि जनरल रिजर्व में हमने प्रॉफिट डाल दिया होगा, ट्रांसफर करा होगा। तो हमने बिल्कुल शुरू में एक कॉलम बनाया था, यहाँ पर आपको शायद बोर्ड में ना दिख रहा हो, ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा था हमने, ट्रांसफर टू रिजर्व शुरू में। तो उसके सामने अमाउंट आ जाएगी 10,000। ट्रांसफर टू रिजर्व जहां भी आपने बिल्कुल शुरू में लिखा है, उसके सामने अमाउंट आ जाएगी 10,000। अगर ये बढ़ रहा होगा तो प्लस का 10,000, कम हो रहा होगा तो यहीं पर आ जाएगा माइनस का 10,000। हमने रिजर्व में से पैसा निकाल लिया। नेक्स्ट है इसी में नोट नंबर 1 में ही सर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि 18,000 से 27,000 हो गया। तो ये पिछले दोनों क्वेश्चन में था। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L 9,000। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L में आ गया 9,000। ठीक, मेरा थोड़ा एक कम दिख रहा होगा, मैं इस हिसाब से मैंने सेटिंग कर रखी है कि आपको सब दिखता रहे। उसके बाद ये नोट नंबर 1 तो खत्म हो गया, वापस बैलेंस शीट में आ जाओ ऊपर। बैलेंस शीट में नेक्स्ट चीज है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल जो है वो 35 से 53,000 हो गए, यानी बढ़ गए। तो ट्रेड पेएबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटी के बढ़ने के लिए हमने यहाँ कॉलम लिखा है डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेड पेएबल, और कितना बढ़ गया? 18,000 से। अदर करंट लायबिलिटी ये कम हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी यहां पर आना है लेस में, अदर करंट लायबिलिटी, और क्योंकि लेस में आना है इसलिए अमाउंट ब्रैकेट में। यहां तक अभी कुछ नया नहीं, इसमें कुछ नया नहीं आया। अब नया आया शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो वैसे तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी करंट लायबिलिटी है, लेकिन टैक्स के लिए हमें यहां पर टैक्स मेड लिखना है, यहां पर टैक्स पेड लिखना है। तो उसके लिए मैंने अभी आपको समझाया कि टैक्स मेड और टैक्स पेड दो अलग अलग अमाउंट होगी। अब याद कैसे रखा जाए, कई बच्चे भूल जाते हैं, तो बहुत सिंपल है। टैक्स पेड, P फॉर प्रीवियस ईयर, तो टैक्स पेड में प्रीवियस ईयर की अमाउंट आएगी, और टैक्स मेड में करंट ईयर की अमाउंट आएगी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में दो अमाउंट है, देखो 32,000 और 28,000। जो 32,000 है पहले वाली, ये करंट ईयर की अमाउंट होती है, और बाद वाली अमाउंट जो होती है प्रीवियस ईयर। आपको पता होना चाहिए बैलेंस शीट में पहले करंट ईयर आता है, फिर प्रीवियस ईयर आता है। तो 32,000 हुआ टैक्स मेड, करंट ईयर की अमाउंट होगी टैक्स मेड। तो ऊपर टैक्स मेड में जो शुरू में टैक्स मेड लिखा था नेट प्रॉफिट के बाद, उसमें 32,000 लिख दो, और टैक्स पेड में 28,000 लिख दो। और क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है तो ये अमाउंट ब्रैकेट में आएगी। यहां प्लस लिखा है तो ये अमाउंट प्लस में आई, यहां माइनस लिखा है ये अमाउंट माइनस में आएगी। वैसे भी टैक्स पेड की वजह से पैसा जाता है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, तो यहां पर वो कॉन्सेप्ट नहीं चलते। इन दोनों में चलते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में।
उसके बाद लायबिलिटी साइड पूरी हो गई, नोट नंबर 2 पूरा हो गया, ऊपर बैलेंस शीट में आ जाओ। टेंजिबल एसेट नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में आ जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1,10,000 से 57,000 हो गई। अब एसेट के कम होने के दो कारण होते हैं, एक डेप्रिसिएशन और दूसरा सेल। तो ये क्या है? वैसे तो लैंड भी है इसमें, बिल्डिंग भी है। लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन बिल्डिंग पे तो लगता है। लेकिन अगर आप चेंज देखें, चेंज बहुत बड़ा है। अगर चेंज बहुत बड़ा है तो उसे आप सेल लेके चलोगे, क्योंकि इतना बड़ा डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। 1,10,000 पे 10, 15, 20,000 रुपए तक का डेप सही है, लेकिन 50,000 से ऊपर का डेप नहीं लग सकता, आधी अमाउंट का डेप नहीं लग सकता। तो ये ध्यान रखना। वैसे बोर्ड में ऐसा नहीं होगी सिचुएशन। तो अगर कुछ नहीं, ऐसे में हम ये अगर बहुत कम डिफरेंस है तो हमें सेल डेप्रिसिएशन लेना है, बड़ा डिफरेंस है तो हमें सेल लेनी है, और अगर लैंड की बात हो रही है तो उसमें हमेशा कम होने पर सेल ही लेनी है, ये ध्यान रखो। तो ये 1,10,000 से 57,000 हो गया, ये सेल हुआ। ये कौन सी एक्टिविटी हुई? लैंड एंड बिल्डिंग का बेचना, इन्वेस्टिंग में। तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेल करने से पैसा आता है तो इसलिए ये पॉजिटिव दिखाया जाएगा, और अमाउंट आएगी 53,000। अभी नोट नंबर 2 में अगली चीज है प्लांट एंड मशीनरी, जो कि 90 से 1,91 हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई तो खरीदी होगी, तो इसी एक्टिविटी में आ जाएगा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और इसकी वजह से पैसा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में कितना पैसा जाएगा? 1,01,000। 1,01,000। अब नोट नंबर 3 भी खत्म हो गया, ऊपर वाली बैलेंस शीट में वापस आ जाओ, जहां तक किया था उसके आगे। इनटेंजिबल एसेट यानी गुडविल। गुडविल पिछले साल 10,000 थी, इस साल 35, सॉरी पिछले साल 50,000 थी, इस साल 40,000 रह गई, कम हो गई। गुडविल का कम होना का रीजन किसी को याद है? क्या क्या रीजन था गुडविल का कम होना? राइट ऑफ। और गुडविल मैंने लिखवाया था, अगर आपने वीडियो सुना हो ध्यान से, मैंने वीडियो देखी हो, गुडविल का राइट ऑफ करना हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। तो यहां पर आ जाएगा गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000। लेकिन अगर गुडविल बढ़ रही होती, अगर गुडविल बढ़ रही होती तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता, परचेज ऑफ गुडविल। यानी अगर बढ़ना अलग एक्टिविटी में आना है, कम होना अलग एक्टिविटी में आना है। ये देखो ध्यान से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट और खरीदी होगी, तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, और परचेज किया है इसलिए ब्रैकेट में आएगा 25,000। फिर करंट एसेट्स में आ जाओ। इन्वेंट्रीज 57 से 39 हो गई, कम हो गई, डिक्रीज इन करंट एसेट। ये ऐड में है यहां पर, इन्वेंट्रीज 18,000। ट्रेड रिसीवेबल 75 से 1,08,000 हो गए, बढ़ गए, ये लेस में है यहां पर, इंक्रीज इन करंट एसेट। ट्रेड रिसीवेबल कितना बढ़ गए? 33,000। कैश एंड बैंक बैलेंस, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए था यहाँ पे लिखा होना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, इसका डिफरेंस कहीं नहीं लेना है। 28 और 17, 28 हुआ क्लोजिंग बैलेंस और 17 हुआ ओपनिंग बैलेंस।
ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं एक बार हल्का सा हिला के दिखा देता हूँ आपको। क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में बिल्कुल 28,000 और ओपनिंग बैलेंस में 17,000। ठीक है, अब एक एक करके इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम इनका टोटल लगाएंगे और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 51,000। फिर निकाला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा 61,000। फिर निकाला जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसका आंसर आएगा जहां तक मुझे पता लग रहा है कैलकुलेशन से 62,000। कहीं मैंने गलती कर दी क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, अभी टोटल मत लगाओ, एक चीज भूल गया मैं, नीचे एक लाइन और दे रखी है नोट, रुको, नीचे एक नोट और दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड हमने यहां लिखा है डिविडेंड मेड शुरू में, सबको दिख रहा है ना, मेरे बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा, आपकी कॉपी में होगा, सबको दिख रहा है ना डिविडेंड मेड कहाँ है, लिखते हो तो याद भी होगा। डिविडेंड के बारे में क्या करना है, बहुत सिंपल है। डिविडेंड में भी मेड और पेड होता है, लेकिन उसमें टैक्स की तरह नहीं करते, उसमें डिविडेंड आपको हमेशा एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, और एडजस्टमेंट में आपको दो अमाउंट दे रखी होंगी ज्यादातर। तो एडजस्टमेंट में दो अमाउंट दे रखी है, 2018 की, एक 19 की। देखो ध्यान से नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में, तो जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, प्रीवियस ईयर की अमाउंट कितनी है, देखो 2018 की अमाउंट मुझे बताओ कितनी है, क्वेश्चन पढ़कर। एक अमाउंट 18 की है, एक 19 की है। कई लोगों के पास हो सकता है क्वेश्चन ना हो। 2018 की अमाउंट है 39,000, 2000 प्रीवियस ईयर की अमाउंट, प्रीवियस ईयर की अमाउंट ही टैक्स मेड हो जाएगी, डिविडेंड मेड हो जाएगी और डिविडेंड पेड भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर की अमाउंट ही, डिविडेंड में ऐसा रूल नहीं चलता टैक्स वाला, वही डिविडेंड मेड होगा, वही डिविडेंड पेड होगा, जो कि है 39,000। तो 39,000 डिविडेंड मेड में आ जाएगा। अब डिविडेंड मेड में 39 आ गया, पेड कहां गया? डिविडेंड पेड जो होता है वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो डिविडेंड पेड, और डिविडेंड पे करने से पैसा चला जाता है, इसलिए ब्रैकेट में आएगा 39,000। ये मैं नीचे एडजस्टमेंट पढ़ना भूल गया था, अभी शुरुआत नहीं हुई थी ना एडजस्टमेंट की। अब आंसर निकालना शुरू करो, थोड़ा सा चेंज, कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये हो गया आपका 90,000, 71, हाँ 90, ये हो गया 1 लाख पूरा, यहां पर आ जाएगा 1,01,000, और पहली एक्टिविटी का आंसर आ गया 73,000। यानी कैश प्लस में आया है, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी का जो आंसर निकालो, $126 माइनस 53, 73,000 माइनस का। अब मैंने जब कॉपी चेक करी तो कई बच्चों ने क्या किया, यहां तो ब्रैकेट बनाया, यहां नहीं बनाया, लास्ट में ब्रैकेट जहां अगर बने, कई बच्चों ने क्या किया, यहां तो ब्रैकेट था, यहां ब्रैकेट नहीं था, तो ये गलत है। ब्रैकेट दोनों जगह होगा तभी नंबर मिलेंगे, एक भी जगह ब्रैकेट नहीं होगा तो नंबर कट जाएंगे। कई बच्चों ने यहां ब्रैकेट नहीं बनाया था, आंसर में बना दिया था, वो भी गलत है। जब यहां नहीं है तो आंसर में कहां से आ गया? दूसरी एक्टिविटी ये माइनस में आया, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरी एक्टिविटी का आंसर निकालोगे,
प्लस में आएगा 11,000। ये आंसर प्लस में आया, इसलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटी का टोटल लगा दोगे तो 73 माइनस 73 हो गया 0, बचा कितना प्लस का 11,000। क्योंकि ये प्लस का 11,000 है तो ये हुआ डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज। अब आप चेक कर लो, 11 प्लस 17 28, इसका मतलब हमने सही किया। ये 28 हमने पहले से लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली 11 प्लस 17 28 आना चाहिए।